परिचय। कल्पना कीजिए कि आप एक कमरे में प्रवेश करते हैं और बिना कुछ कहे ही लोग आपकी ओर आकर्षित होने लगते हैं। यह कोई जादू नहीं है, यह एक कला है जिसे सदियों से समझदार लोग सीखते और प्रयोग करते आए हैं। पारस्परिक प्रभाव यानी इंटरपर्सनल इन्फ्लुएंस वह अदृश्य शक्ति है जो रिश्तों को जोड़ती है, भरोसे को गहरा करती है और निर्णयों को दिशा देती है। यह शक्ति उन लोगों के पास नहीं होती जो सबसे ज्यादा बोलते हैं, बल्कि उनके पास होती है जो सबसे गहराई से समझते हैं। इस यात्रा में हम मानव मन की उन परतों को खोलेंगे जो हमें बताती हैं कि लोग वास्तव में कैसे सोचते हैं, क्यों प्रभावित होते हैं और किस तरह भरोसा तथा सम्मान अर्जित किया जाता है। यह कोई हेरफेर की किताब नहीं है, यह समझ, सहानुभूति और सच्चे संबंध बनाने की कला है। चलिए इस भीतरी यात्रा की शुरुआत करते हैं, जहां हर अध्याय आपको एक कदम और करीब ले जाएगा प्रभाव की उस समझ के जो स्थायी होती है और जो जीवन के हर क्षेत्र में आपके साथ चलती है। अध्याय एक, समझ की नींव। हर प्रभाव की शुरुआत समझ से होती है। जब तक आप सामने वाले व्यक्ति के भीतर झांकने की कोशिश नहीं करते, तब तक आपके शब्द केवल ध्वनि बनकर रह जाते हैं, वे किसी के मन तक नहीं पहुंचते। मनुष्य का स्वभाव यह है कि वह पहले महसूस करता है, फिर सोचता है। इसलिए जो लोग दूसरों को प्रभावित करने में सफल होते हैं, वे पहले भावनाओं की भाषा सीखते हैं, फिर तर्क की। जब आप किसी से बात करते हैं, तो ध्यान दीजिए कि उसके चेहरे के भाव क्या कह रहे हैं, उसकी आवाज का उतार चढ़ाव क्या दर्शा रहा है और उसकी चुप्पी किस बात की ओर इशारा कर रही है। यह सूक्ष्म संकेत ही वह भाषा है जिसे समझकर आप किसी के भीतर की सच्चाई तक पहुंच सकते हैं। सुनना बोलने से कहीं अधिक शक्तिशाली उपकरण है, क्योंकि जब आप सच में सुनते हैं तो सामने वाला व्यक्ति खुद को महत्वपूर्ण महसूस करता है और यही अनुभव भरोसे की पहली ईंट रखता है। ध्यान रखिए, समझ का मतलब सहमति नहीं है। समझ का मतलब है दूसरे व्यक्ति के दृष्टिकोण को उसकी जगह खड़े होकर देखना। जब आप यह अभ्यास बार बार करते हैं, तो आपकी संवेदनशीलता बढ़ती है और आपकी बातचीत में एक स्वाभाविक गहराई आ जाती है, जिसे शब्दों से नहीं, अनुभव से महसूस किया जाता है। इसी नींव पर आगे के सारे अध्याय खड़े होंगे, इसलिए इसे भीतर तक उतार लीजिए, क्योंकि बिना नींव के कोई भी इमारत टिकाऊ नहीं होती। ठीक वैसे ही बिना समझ के कोई भी प्रभाव स्थायी नहीं होता। अध्याय दो, भरोसे की भाषा। भरोसा वह पुल है जिसके बिना कोई भी संबंध दूर तक नहीं चल सकता। यह एक दिन में नहीं बनता, यह छोटे छोटे पलों में छोटे छोटे वादों को निभाने से बनता है। जब आप अपनी बात पर टिके रहते हैं, जब आप वही कहते हैं जो आप सच में मानते हैं, तब सामने वाला व्यक्ति धीरे धीरे आपकी ओर सहज होने लगता है। भरोसे की सबसे बड़ी दुश्मन होती है असंगति, यानी जब आपके शब्द और आपके कर्म अलग अलग दिशा में चलते हैं। लोग सायास या अनायास इस असंगति को भांप लेते हैं और एक बार शक पैदा हो जाए तो उसे मिटाना बहुत कठिन हो जाता है। इसलिए प्रभावशाली व्यक्ति हमेशा पारदर्शिता को प्राथमिकता देते हैं। वे अपनी गलतियां भी स्वीकार करते हैं, क्योंकि ईमानदारी कमजोरी नहीं, बल्कि सबसे बड़ी ताकत है। भरोसे की भाषा में सहानुभूति भी शामिल है। जब आप किसी के दुख या संघर्ष को बिना जज किए सुनते हैं, तो आप उसके मन में एक सुरक्षित जगह बना लेते हैं। यह सुरक्षित जगह ही वह आधार है जहां से गहरे रिश्ते जन्म लेते हैं। एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि भरोसा हमेशा दो तरफा होता है। आप जितना दूसरों पर भरोसा दिखाते हैं, उतना ही वे आप पर भरोसा करने लगते हैं। इसलिए छोटी छोटी जिम्मेदारियां सौंपना, किसी की राय को महत्व देना और उसकी उपस्थिति को स्वीकार करना, यह सब मिलकर भरोसे की एक मजबूत जड़ बनाते हैं जो समय के साथ और गहरी होती जाती है। अध्याय तीन, शब्दों से परे संवाद। हमारे संवाद का बड़ा हिस्सा शब्दों से नहीं, बल्कि शरीर की भाषा से बनता है। हमारी मुद्रा, हमारी आंखों का संपर्क, हमारे हाथों की गति, यह सब मिलकर एक ऐसा संदेश बनाते हैं जिसे दूसरा व्यक्ति अवचेतन रूप से पढ़ लेता है। जब आप किसी से बात करते समय सीधे खड़े होते हैं, आंखों में आंखें डालकर बात करते हैं और आपकी मुद्रा खुली होती है, तो सामने वाला व्यक्ति सहज रूप से आप पर भरोसा करने लगता है। इसके विपरीत, यदि आपके हाथ बंधे हों, नजरें इधर उधर भटक रही हों, तो यह असुरक्षा या बेचैनी का संकेत देता है, जिससे सामने वाला व्यक्ति भी असहज महसूस करने लगता है।
आवाज का लहजा भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितने शब्द। एक ही वाक्य को अलग अलग लहजे में बोलने पर उसका अर्थ पूरी तरह बदल सकता है। धीमी, स्थिर आवाज आत्मविश्वास दर्शाती है, जबकि तेज और घबराई हुई आवाज असुरक्षा का संकेत देती है। दर्पण प्रभाव यानी मिररिंग भी एक शक्तिशाली तकनीक है। जब आप सामने वाले व्यक्ति की मुद्रा और गति को सूक्ष्म रूप से प्रतिबिंबित करते हैं, तो उसके मन में एक अनकहा जुड़ाव पैदा होता है। यह तकनीक तभी काम करती है जब इसे स्वाभाविक रूप से बिना जबरदस्ती के प्रयोग किया जाए, क्योंकि नकली नकल आसानी से पकड़ी जा सकती है और भरोसे को तोड़ सकती है। इसलिए प्रभावशाली संवाद के लिए जरूरी है कि आप अपने शरीर की भाषा के प्रति सजग रहें और उसे अपने शब्दों के अनुरूप बनाएं, ताकि आपका पूरा व्यक्तित्व एक ही सच्चा संदेश दे। अध्याय 4, सुनने की शक्ति। अधिकतर लोग बातचीत के दौरान सुनने की बजाय अपनी बारी का इंतजार करते हैं। वे यह सोचते रहते हैं कि आगे क्या कहना है, जबकि सामने वाला व्यक्ति अभी भी बोल रहा होता है। यह आदत संवाद को सतही बना देती है। सच्चा सुनना, जिसे सक्रिय श्रवण भी कहा जाता है, इसका मतलब है पूरी तरह उपस्थित रहना, बिना निर्णय के, बिना बीच में टोके। जब आप किसी की बात को ध्यान से सुनते हैं और बीच बीच में उसकी बात को अपने शब्दों में दोहराते हैं, तो सामने वाला व्यक्ति महसूस करता है कि उसे सही मायने में समझा जा रहा है। यह अनुभव अत्यंत दुर्लभ है, क्योंकि आज की तेज रफ्तार दुनिया में शायद ही कोई सच में किसी की बात पूरी तरह सुनता है। इसलिए जो व्यक्ति यह कला सीख लेता है, वह अनायास ही दूसरों के मन में विशेष स्थान बना लेता है। सुनते समय प्रश्न पूछना भी उतना ही महत्वपूर्ण है, लेकिन प्रश्न ऐसे होने चाहिए जो जिज्ञासा से उपजें, न कि जिरह से। खुले प्रश्न, जैसे कि आपको कैसा लगा या फिर आप इस बारे में क्या सोचते हैं, यह सामने वाले व्यक्ति को अपने विचार खुलकर साझा करने का अवसर देते हैं। सुनने की शक्ति का एक और पहलू है चुप्पी को सहज रूप से स्वीकार करना। बहुत से लोग खामोशी से घबरा जाते हैं और उसे भरने के लिए कुछ भी बोलने लगते हैं, जबकि कभी कभी चुप्पी ही सबसे गहरी बात कह देती है। जब आप चुप्पी में सहज रहते हैं, तो सामने वाला व्यक्ति भी अपने विचारों को धीरे धीरे, बिना जल्दबाजी के व्यक्त कर पाता है। अध्याय 5, भावनात्मक बुद्धिमत्ता का प्रभाव। भावनात्मक बुद्धिमत्ता यानी इमोशनल इंटेलिजेंस वह क्षमता है जिससे हम न केवल अपनी भावनाओं को समझते हैं, बल्कि दूसरों की भावनाओं को भी पहचान कर उचित प्रतिक्रिया देते हैं। जो लोग इस क्षमता में निपुण होते हैं, वे किसी भी परिस्थिति में शांत और संतुलित बने रहते हैं, चाहे सामने कितनी भी उथल-पुथल क्यों न हो। सबसे पहले आत्म जागरूकता आती है, यानी अपने भीतर उठने वाली भावनाओं को पहचानना, इससे पहले कि वे आपके व्यवहार को नियंत्रित करने लगें। जब आप गुस्से या निराशा के क्षण में भी यह पहचान पाते हैं कि आपके भीतर क्या चल रहा है, तो आप उस भावना के गुलाम बनने की बजाय उसके मालिक बने रहते हैं। इसके बाद आती है आत्मनियंत्रण की क्षमता, जो आपको आवेग में आकर प्रतिक्रिया देने से रोकती है और सोच समझकर जवाब देने की शक्ति देती है। दूसरों की भावनाओं को समझने की क्षमता, जिसे सहानुभूति कहा जाता है, यह प्रभाव की सबसे बड़ी कुंजी है। जब आप किसी की चिंता, उसकी खुशी या उसके डर को सही मायने में महसूस कर पाते हैं, तो आपकी प्रतिक्रिया भी उसी अनुरूप संवेदनशील और सटीक होती है। भावनात्मक बुद्धिमत्ता का एक और महत्वपूर्ण हिस्सा है सामाजिक कुशलता, यानी अलग-अलग परिस्थितियों में अलग-अलग लोगों के साथ सही तरीके से तालमेल बिठाने की क्षमता। यह कुशलता अभ्यास से आती है। हर बातचीत, हर मुलाकात आपको थोड़ा और परिष्कृत बनाती है, बशर्ते आप हर अनुभव से सीखने के लिए खुले रहें। अध्याय 6, अनुनय की कला। अनुनय यानी परस्युएशन का मतलब जबरदस्ती किसी को अपनी बात मनवाना नहीं है, बल्कि यह कला है अपने विचारों को इस तरह प्रस्तुत करने की कि सामने वाला व्यक्ति स्वयं उन्हें अपनाना चाहे। इसका सबसे पहला सिद्धांत है सामने वाले व्यक्ति के हितों को समझना। जब तक आप यह नहीं जानते कि दूसरे व्यक्ति के लिए क्या महत्वपूर्ण है, तब तक आपकी दलीलें उसके मन तक नहीं पहुंच सकती। कहानी सुनाना यानी स्टोरी टेलिंग अनुनय का एक अत्यंत प्रभावी उपकरण है, क्योंकि मानव मस्तिष्क तथ्यों की तुलना में कहानियों को कहीं अधिक आसानी से याद रखता है और उनसे भावनात्मक रूप से जुड़ता है। जब आप अपने विचार को एक कहानी के रूप में प्रस्तुत करते हैं, तो सामने वाला व्यक्ति उसमें अपने अनुभवों की झलक देखने लगता है
और यही जुड़ाव उसे आपकी बात के करीब लाता है। सामाजिक प्रमाण यानी सोशल प्रूफ भी अनुनय का एक शक्तिशाली सिद्धांत है। लोग अक्सर वही करना पसंद करते हैं जो अन्य लोग पहले से कर रहे होते हैं, क्योंकि यह उन्हें सुरक्षित और सही होने का भरोसा देता है। पारस्परिकता का सिद्धांत भी उतना ही महत्वपूर्ण है। जब आप पहले किसी की मदद करते हैं, बिना किसी अपेक्षा के, तो सामने वाला व्यक्ति स्वाभाविक रूप से बदले में कुछ करने की इच्छा महसूस करता है। लेकिन यह याद रखना अत्यंत आवश्यक है कि अनुनय की कला का प्रयोग हमेशा ईमानदारी और सम्मान के साथ होना चाहिए, क्योंकि जिस क्षण यह कला हेर-फेर में बदल जाती है, उसी क्षण वह अपनी शक्ति और अपना मूल्य दोनों खो देती है। अध्याय 7, संघर्ष में संतुलन। हर रिश्ते में मतभेद स्वाभाविक हैं, लेकिन जो चीज रिश्तों को मजबूत या कमजोर बनाती है, वह है इन मतभेदों को संभालने का तरीका। सबसे पहली बात, संघर्ष के समय शांत रहना सीखना जरूरी है, क्योंकि जब आप गुस्से में प्रतिक्रिया देते हैं, तो आप स्थिति को सुलझाने की बजाय और उलझा देते हैं। गहरी सांस लेना, कुछ पल रुकना और अपने विचारों को व्यवस्थित करना, यह छोटी सी आदत बड़े बड़े झगड़ों को टाल सकती है। इसके बाद आती है सामने वाले व्यक्ति की बात को बिना बीच में काटे सुनने की क्षमता, भले ही आप उससे असहमत हों। जब सामने वाला व्यक्ति महसूस करता है कि उसकी बात सुनी जा रही है, तो उसका बचाव करने वाला रवैया धीरे धीरे कम होने लगता है। अपनी बात रखते समय आरोप लगाने वाली भाषा की बजाय अपने अनुभव और भावनाओं को व्यक्त करने वाली भाषा का प्रयोग करना अधिक प्रभावी होता है। जैसे कि यह कहने के बजाय कि तुमने हमेशा ऐसा किया, यह कहना कि मुझे इस स्थिति में ऐसा महसूस हुआ। इससे सामने वाला व्यक्ति रक्षात्मक होने की बजाय आपकी बात को समझने की कोशिश करता है। समाधान की तलाश में दोनों पक्षों के हितों को ध्यान में रखना आवश्यक है, ताकि निकाला गया रास्ता किसी एक पक्ष की हार और दूसरे की जीत न लगे, बल्कि दोनों के लिए स्वीकार्य हो। संघर्ष को सुलझाना कोई कमजोरी नहीं, बल्कि परिपक्वता की सबसे बड़ी निशानी है, और जो लोग इस कला में निपुण हो जाते हैं, वे अपने रिश्तों को समय के साथ और गहरा और मजबूत बनाते चले जाते हैं। अध्याय 8, आत्मविश्वास की चमक। आत्मविश्वास वह अदृश्य आभा है जो बिना कुछ कहे ही दूसरों को प्रभावित करती है। यह अहंकार से पूरी तरह अलग है। अहंकार में दूसरों को नीचा दिखाने की प्रवृत्ति होती है, जबकि सच्चा आत्मविश्वास शांत, स्थिर और आत्म स्वीकृति से भरा होता है। आत्मविश्वास की जड़ें आत्मसम्मान में होती हैं। जब आप अपनी क्षमताओं और अपनी सीमाओं दोनों को स्वीकार करते हैं, तो आपको दूसरों को प्रभावित करने के लिए दिखावा करने की आवश्यकता नहीं रहती। आत्मविश्वासी व्यक्ति की सबसे बड़ी पहचान यह है कि वह अपनी गलतियों को स्वीकार करने से नहीं डरता, क्योंकि उसे पता होता है कि गलतियां उसकी पहचान को कम नहीं करती, बल्कि उसके विकास का हिस्सा होती हैं। शरीर की भाषा में भी आत्मविश्वास झलकता है। सीधी मुद्रा, स्थिर आवाज और आंखों में आंखें डालकर बात करना, यह सब मिलकर एक ऐसा संदेश देते हैं जिसे शब्दों की आवश्यकता नहीं होती। आत्मविश्वास बढ़ाने का एक प्रभावी तरीका है छोटी छोटी सफलताओं को पहचानना और उन्हें अपने मन में दर्ज करना, क्योंकि हर छोटी उपलब्धि आपके आत्मविश्वास की नींव को थोड़ा और मजबूत बनाती है। इसके अलावा अपनी तुलना दूसरों से करने की बजाय अपने पुराने स्वयं से करना, यह आदत आपको निरंतर आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है, बिना किसी बाहरी दबाव के। जब आपके भीतर यह शांत आत्मविश्वास होता है, तो लोग स्वाभाविक रूप से आपकी बातों पर भरोसा करने लगते हैं, क्योंकि आत्मविश्वास संक्रामक होता है और यह अनजाने में ही दूसरों के भीतर भी सुरक्षा और विश्वास की भावना जगा देता है। अध्याय 9, संबंधों की दीर्घकालिक बुनावट। प्रभाव का असली परीक्षण एक पल में नहीं, बल्कि समय के साथ होता है। कोई भी व्यक्ति एक बार की मुलाकात में प्रभावित हो सकता है, लेकिन एक स्थायी और गहरा प्रभाव बनाना, इसके लिए निरंतरता और सच्ची देखभाल की आवश्यकता होती है। जो लोग दीर्घकालिक रिश्ते बनाने में सफल होते हैं, वे हर मुलाकात को एक लेन-देन की तरह नहीं, बल्कि एक निवेश की तरह देखते हैं। वे यह याद रखते हैं कि सामने वाले व्यक्ति ने पिछली बार क्या साझा किया था। वे उसकी छोटी-छोटी बातों पर ध्यान देते हैं और उसकी प्रगति में सच्ची दिलचस्पी दिखाते हैं। यह ध्यान देना, यह याद रखना, यही वह चीज है जो एक साधारण परिचय को एक गहरे रिश्ते में बदल देती है।
कृतज्ञता व्यक्त करना भी संबंधों को मजबूत बनाने का एक सरल लेकिन शक्तिशाली तरीका है। जब आप किसी के प्रयासों की सराहना करते हैं, तो वह व्यक्ति स्वयं को मूल्यवान महसूस करता है और यह भावना उसे आपके करीब लाती है। इसके अलावा कठिन समय में साथ खड़े रहना, जब चीजें आसान न हों तब भी उपस्थित रहना, यह सबसे गहरा भरोसा पैदा करता है। संबंधों की बुनावट में देना और लेना दोनों संतुलित होने चाहिए, क्योंकि केवल लेने वाला रिश्ता जल्द ही खोखला हो जाता है और केवल देने वाला रिश्ता व्यक्ति को थका देता है। इसलिए संतुलन, निरंतरता और सच्ची उपस्थिति, यही वह तीन स्तंभ हैं जिन पर दीर्घकालिक और सार्थक संबंधों की इमारत खड़ी होती है। अध्याय 10, प्रभाव का नैतिक आधार। इस पूरी यात्रा के अंत में एक बात सबसे महत्वपूर्ण है। प्रभाव की शक्ति का उपयोग हमेशा नैतिकता के दायरे में होना चाहिए। जब यह शक्ति स्वार्थ के लिए या किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए प्रयोग की जाती है, तो वह हेरफेर बन जाती है और हेरफेर देर सवेर उजागर हो ही जाता है, जिससे भरोसा टूट जाता है और एक बार टूटा हुआ भरोसा फिर से बनाना अत्यंत कठिन होता है। सच्चा प्रभाव वह है जो दोनों पक्षों के लिए लाभदायक हो, जो रिश्तों को गहरा करे, न कि उनका शोषण करे। जब आप अपनी समझ, अपनी सहानुभूति, अपने भरोसे और अपने आत्मविश्वास का उपयोग दूसरों की भलाई के लिए करते हैं, तो प्रभाव अपने आप स्वाभाविक रूप से आपकी ओर खिंचा चला आता है। आपको उसे पाने के लिए संघर्ष नहीं करना पड़ता। यही वह अंतर है जो अस्थायी प्रभाव और स्थायी प्रभाव के बीच खड़ा होता है। अस्थायी प्रभाव चालाकी से मिलता है और जल्दी ही समाप्त हो जाता है, जबकि स्थायी प्रभाव सच्चाई, सम्मान और सतत प्रयास से बनता है और यह जीवन भर आपके साथ रहता है। इसलिए इस यात्रा से जो सबसे बड़ा सबक लेना है, वह यह है कि प्रभाव कोई हथियार नहीं, बल्कि एक जिम्मेदारी है। और जो लोग इस जिम्मेदारी को समझदारी और करुणा के साथ निभाते हैं, वे न केवल दूसरों के जीवन को बेहतर बनाते हैं, बल्कि स्वयं भी एक गहरे, अर्थपूर्ण और संतुष्ट जीवन की ओर बढ़ते हैं। यही पारस्परिक प्रभाव में महारत की सच्ची और अंतिम पहचान है। परस्पर प्रभाव में महारत हासिल करना। कल्पना कीजिए कि आप एक कमरे में प्रवेश करते हैं और बिना कुछ कहे भी लोग आपकी ओर आकर्षित होने लगते हैं। कल्पना कीजिए कि आपके शब्दों में इतनी शक्ति हो कि सुनने वाला व्यक्ति खुद को समझा हुआ महसूस करे। यह कोई जादू नहीं है, यह एक कला है जिसे सीखा जा सकता है, समझा जा सकता है और जीवन में उतारा जा सकता है। हर सफल व्यक्ति के पीछे एक अदृश्य धागा होता है जो उसे दूसरों से जोड़ता है, और यह धागा होता है प्रभाव डालने की क्षमता। यह क्षमता ना तो जन्मजात होती है और ना ही किसी खास वर्ग के लोगों तक सीमित होती है। यह एक कौशल है जिसे कोई भी व्यक्ति अभ्यास से विकसित कर सकता है। इस पूरी यात्रा में हम समझेंगे कि किस तरह इंसानी मन काम करता है, किस तरह भरोसा बनता है, किस तरह शब्द और शरीर की भाषा मिलकर एक गहरा असर छोड़ते हैं। यही वह यात्रा है जो अब शुरू होने वाली है। अध्याय 1, प्रभाव की शक्ति को समझना। प्रभाव एक ऐसी शक्ति है जो हर इंसान के भीतर छिपी होती है, लेकिन बहुत कम लोग इसे पहचान पाते हैं। जब हम प्रभाव की बात करते हैं, तो हमारा मतलब किसी को धोखा देने या हेरफेर करने से नहीं है, बल्कि दूसरों के मन और भावनाओं को समझकर एक ऐसा संबंध बनाने से है जिसमें दोनों पक्षों को लाभ हो। असली प्रभाव जबरदस्ती से नहीं आता, वह समझ से आता है। जो व्यक्ति दूसरों की जरूरतों, डर और इच्छाओं को समझता है, वही असली मायने में प्रभावशाली बन पाता है। यह समझना जरूरी है कि हर इंसान अपने भीतर एक कहानी लेकर चलता है, और जो व्यक्ति उस कहानी को सुनना और समझना जानता है, वह स्वाभाविक रूप से दूसरों के करीब आ जाता है। मानव मस्तिष्क तर्क से पहले भावना पर प्रतिक्रिया करता है। इसका मतलब यह है कि जब हम किसी से बात करते हैं, तो वह व्यक्ति पहले यह महसूस करता है कि उसे कैसा लग रहा है, उसके बाद ही वह तार्किक रूप से सोचना शुरू करता है। इसलिए जो व्यक्ति पहले भावनात्मक जुड़ाव बनाना सीख लेता है, वह किसी भी बातचीत में एक कदम आगे रहता है। यह जुड़ाव बनाने के लिए सबसे पहली शर्त है ईमानदार रुचि। जब आप किसी व्यक्ति में सच्ची रुचि दिखाते हैं, बिना किसी स्वार्थ के, तो वह व्यक्ति स्वाभाविक रूप से आपकी ओर खिंचता चला जाता है। यही वह आधार है जिस पर संपूर्ण प्रभाव की इमारत खड़ी होती है। प्रभाव और हेरफेर के बीच एक बहुत महीन रेखा होती है, और यह समझना अत्यंत आवश्यक है।
हेरफेर में दूसरे व्यक्ति के हित को नजरअंदाज करके केवल अपना उद्देश्य पूरा किया जाता है, जबकि सच्चा प्रभाव दोनों पक्षों के हित को ध्यान में रखते हुए एक संबंध बनाता है। जो व्यक्ति दीर्घकालिक सफलता चाहता है, उसे हमेशा प्रभाव के रास्ते पर चलना चाहिए, ना कि हेरफेर के रास्ते पर, क्योंकि हेरफेर से बना संबंध कभी टिकाऊ नहीं होता। अध्याय 2। पहला प्रभाव और तत्काल जुड़ाव। किसी भी संबंध की नींव पहली मुलाकात में ही पड़ जाती है। शोध बताते हैं कि इंसान का मस्तिष्क कुछ ही क्षणों में सामने वाले व्यक्ति के बारे में एक राय बना लेता है और उसके बाद उस राय को बदलना कठिन हो जाता है। इसलिए पहली मुलाकात के हर पल का बहुत महत्व होता है। जब आप किसी से पहली बार मिलते हैं, तो आपकी मुस्कान, आपकी आंखों का संपर्क और आपका आत्मविश्वास, यह सब मिलकर एक ऐसी छवि बनाते हैं जो लंबे समय तक बनी रहती है। आत्मविश्वास सबसे पहली चीज है जो कोई भी व्यक्ति महसूस करता है। यह आत्मविश्वास आपकी आवाज के लहजे से, आपकी मुद्रा से और आपकी बातचीत की गति से झलकता है। जो व्यक्ति धीरे और स्पष्ट रूप से बोलता है, वह हमेशा उस व्यक्ति से अधिक प्रभावशाली लगता है जो घबराहट में जल्दी जल्दी बोलता है। इसलिए पहली मुलाकात में धैर्य बनाए रखना बहुत जरूरी होता है। आंखों का संपर्क बनाए रखना भी उतना ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि आंखें ईमानदारी और आत्मविश्वास दोनों को दर्शाती हैं। लेकिन यह ध्यान रखना चाहिए कि आंखों का संपर्क सहज होना चाहिए, ना कि जबरदस्ती घूरने जैसा। नाम का प्रयोग एक ऐसी छोटी सी तकनीक है जिसका असर बहुत गहरा होता है। जब आप किसी व्यक्ति का नाम बातचीत के दौरान बार बार सम्मान के साथ लेते हैं, तो उस व्यक्ति को यह महसूस होता है कि वह विशेष है, और यह भावना उसे आपकी ओर और अधिक आकर्षित करती है। इसी तरह सामने वाले व्यक्ति की बातों को ध्यान से सुनना और उनके शब्दों को दोहराते हुए प्रतिक्रिया देना, यह दर्शाता है कि आप वास्तव में उसकी बात सुन रहे हैं, न कि केवल सुनने का नाटक कर रहे हैं। अध्याय 3। सुनने की कला। अधिकांश लोग बातचीत में बोलने पर ध्यान देते हैं, लेकिन असली प्रभाव सुनने से आता है। जो व्यक्ति ध्यान से सुनना जानता है, वह किसी भी बातचीत में सबसे शक्तिशाली स्थान पर होता है, क्योंकि सुनने से जानकारी मिलती है और जानकारी से समझ मिलती है और समझ से संबंध मजबूत होता है। सक्रिय रूप से सुनना केवल शब्दों को सुनने तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें सामने वाले व्यक्ति के लहजे, उसकी शारीरिक भाषा और उसके शब्दों के पीछे छिपी भावना को समझना भी शामिल है। जब कोई व्यक्ति आपसे बात कर रहा हो, तो अपने भीतर उठने वाले जवाब देने की जल्दबाजी को रोकना सीखें। ज्यादातर लोग सुनते समय अपने अगले जवाब के बारे में सोचने लगते हैं, जिससे वह सामने वाले की बात पूरी तरह से नहीं समझ पाते। जब आप पूरी तरह उपस्थित होकर सुनते हैं, तो सामने वाला व्यक्ति यह महसूस करता है कि उसकी बात मायने रखती है, और यही भावना गहरे भरोसे की नींव रखती है। सुनने की कला में एक महत्वपूर्ण तकनीक है प्रतिबिंबित करना। इसका अर्थ है कि जब सामने वाला व्यक्ति कुछ कहे, तो आप उसके शब्दों को अपनी भाषा में दोहराते हुए यह पुष्टि करें कि आपने उसे सही समझा है। इससे सामने वाले को यह विश्वास होता है कि आप उसकी बात को गंभीरता से ले रहे हैं। साथ ही बीच बीच में छोटे प्रश्न पूछना, जैसे कि इसके बारे में और बताइए, यह दर्शाता है कि आप उस विषय में वास्तविक रुचि रखते हैं। यह छोटी सी आदत रिश्तों को गहरा बनाने में बहुत बड़ी भूमिका निभाती है। मौन का भी अपना एक महत्व होता है। हर खाली जगह को शब्दों से भरने की जरूरत नहीं होती। कभी कभी थोड़ी देर के लिए चुप रहना सामने वाले व्यक्ति को अपने विचार पूरी तरह व्यक्त करने का मौका देता है। यह मौन असहजता का संकेत नहीं, बल्कि सम्मान और धैर्य का प्रतीक होता है। अध्याय 4। भावनात्मक बुद्धिमत्ता और प्रभाव। भावनात्मक बुद्धिमत्ता वह क्षमता है जिससे इंसान अपनी और दूसरों की भावनाओं को पहचानता है, समझता है और उनका सही तरीके से प्रबंधन करता है। जो व्यक्ति अपनी भावनाओं को नियंत्रित करना जानता है, वह किसी भी कठिन परिस्थिति में शांत रहकर सही निर्णय ले सकता है। यह शांति ही उसे दूसरों की नज़र में विश्वसनीय और मजबूत बनाती है। दूसरों की भावनाओं को पहचानने के लिए सहानुभूति सबसे महत्वपूर्ण गुण है। सहानुभूति का अर्थ है खुद को दूसरे व्यक्ति की जगह रखकर सोचना, यह समझना कि वह क्या महसूस कर रहा है और क्यों महसूस कर रहा है। जब आप किसी की भावना को सच में समझते हैं, तो आपकी प्रतिक्रिया स्वाभाविक रूप से सही और संवेदनशील होती है। यह संवेदनशीलता ही प्रभाव का मूल आधार बनती है। भावनात्मक बुद्धिमत्ता के विकास के लिए आत्म जागरूकता की आवश्यकता होती है। इसका अर्थ है
अपने भीतर उठने वाली भावनाओं को पहचानना, यह समझना कि किस स्थिति में आप गुस्सा महसूस करते हैं, किस स्थिति में उत्साहित होते हैं और किस स्थिति में असुरक्षित महसूस करते हैं। जब आप अपनी भावनाओं को पहचान लेते हैं, तो आप उन्हें बेहतर तरीके से नियंत्रित कर पाते हैं और यही नियंत्रण आपको बातचीत में स्थिरता प्रदान करता है। भावनात्मक संक्रमण एक ऐसी घटना है जिसमें एक व्यक्ति की भावना दूसरे व्यक्ति में स्थानांतरित हो जाती है। यदि आप शांत और सकारात्मक ऊर्जा के साथ किसी बातचीत में प्रवेश करते हैं, तो यह ऊर्जा सामने वाले व्यक्ति को भी प्रभावित करती है। इसके विपरीत, यदि आप तनाव और नकारात्मकता लेकर आते हैं, तो वह भी सामने वाले तक पहुंच जाती है। इसलिए किसी भी महत्वपूर्ण बातचीत से पहले अपनी मानसिक स्थिति को संतुलित करना अत्यंत आवश्यक है। अध्याय 5। विश्वास का निर्माण। विश्वास किसी भी संबंध की सबसे मजबूत नींव होता है। बिना विश्वास के कोई भी प्रभाव अस्थायी होता है और जल्दी ही टूट जाता है। विश्वास बनाने के लिए सबसे पहली और सबसे महत्वपूर्ण शर्त है निरंतरता। जो व्यक्ति अपने शब्दों और कार्यों में निरंतरता बनाए रखता है, वह समय के साथ स्वाभाविक रूप से विश्वसनीय बन जाता है। यदि आप जो कहते हैं वही करते हैं, तो लोग धीरे धीरे आप पर भरोसा करने लगते हैं। पारदर्शिता भी विश्वास निर्माण का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। जब आप अपनी बातों में ईमानदार होते हैं, अपनी सीमाओं और गलतियों को स्वीकार करते हैं, तो लोग आपको एक वास्तविक और भरोसेमंद व्यक्ति के रूप में देखते हैं। पूर्णता का दिखावा करने की बजाय अपनी वास्तविकता को स्वीकार करना कहीं अधिक प्रभावशाली होता है, क्योंकि लोग वास्तविकता से जुड़ना चाहते हैं, दिखावे से नहीं। भेद्यता दिखाना भी विश्वास बनाने का एक शक्तिशाली तरीका है। जब आप अपनी कमजोरियों या असफलताओं के बारे में खुलकर बात करते हैं, तो यह सामने वाले व्यक्ति को भी अपनी भावनाएं साझा करने के लिए प्रेरित करता है। इस तरह की खुलेपन से बना संबंध कहीं अधिक गहरा और टिकाऊ होता है, क्योंकि यह दिखावे पर नहीं, बल्कि सच्चाई पर आधारित होता है। पारस्परिकता का सिद्धांत भी विश्वास निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जब आप किसी की मदद करते हैं, बिना किसी अपेक्षा के, तो सामने वाला व्यक्ति स्वाभाविक रूप से आपके प्रति आभारी महसूस करता है और यह आभार भविष्य में एक मजबूत संबंध का आधार बनता है। लेकिन यह याद रखना जरूरी है कि यह मदद सच्चे मन से होनी चाहिए, ना कि किसी छिपे स्वार्थ के साथ, क्योंकि लोग असली इरादे को महसूस कर लेते हैं। अध्याय 6। अशाब्दिक संचार और शारीरिक भाषा। संचार का एक बहुत बड़ा हिस्सा शब्दों से नहीं, बल्कि शरीर की भाषा से होता है। हमारी मुद्रा, हमारे हाथों की हरकतें, हमारे चेहरे के भाव, यह सब मिलकर एक संदेश देते हैं जो कभी-कभी शब्दों से भी अधिक शक्तिशाली होता है। जब शरीर की भाषा और बोले गए शब्द एक दूसरे के अनुरूप होते हैं, तो सामने वाला व्यक्ति उस संचार पर अधिक भरोसा करता है। खुली मुद्रा में खड़े होना या बैठना आत्मविश्वास और स्वीकृति को दर्शाता है। हाथों को बांध कर रखना या शरीर को सिकोड़ कर रखना, यह असुरक्षा या रक्षात्मकता का संकेत देता है। इसलिए जब आप किसी से बातचीत करते हैं, तो अपने शरीर को खुला और सहज रखने का प्रयास करें। इससे सामने वाला व्यक्ति भी सहज महसूस करेगा। आईना बनाना एक बहुत प्रभावशाली तकनीक है, जिसमें आप सामने वाले व्यक्ति की मुद्रा, उसके इशारों और उसकी बोलने की गति को हल्के से अनुसरण करते हैं। यह तकनीक अवचेतन स्तर पर सामने वाले व्यक्ति को यह महसूस कराती है कि आप उसके साथ तालमेल में हैं। लेकिन यह ध्यान रखना जरूरी है कि यह अनुसरण बहुत स्वाभाविक होना चाहिए, न कि नकल की तरह स्पष्ट दिखने वाला। चेहरे के भाव भी संचार में बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं। एक सच्ची मुस्कान जो आंखों तक पहुंचती है, सामने वाले व्यक्ति में तुरंत सकारात्मक भावना उत्पन्न करती है। इसके विपरीत, एक बनावटी मुस्कान को इंसानी मस्तिष्क आसानी से पहचान लेता है और यह विश्वास को कमजोर कर सकती है। इसलिए किसी भी बातचीत में अपनी भावनाओं के प्रति ईमानदार रहना ही सबसे प्रभावशाली रणनीति है। अध्याय 7। प्रेरक भाषा और शब्दों की शक्ति। शब्द केवल जानकारी देने का माध्यम नहीं होते, बल्कि वे भावनाओं को जगाने और कार्रवाई को प्रेरित करने का साधन भी होते हैं। जो व्यक्ति शब्दों की शक्ति को समझता है, वह अपनी बात को कहीं अधिक प्रभावशाली तरीके से रख पाता है। कहानी सुनाना एक ऐसी तकनीक है जो तथ्यों और आंकड़ों से कहीं अधिक प्रभावशाली होती है, क्योंकि कहानियां भावनाओं से जुड़ती हैं और भावनाएं ही निर्णय लेने की प्रक्रिया को सबसे अधिक प्रभावित करती हैं।
सकारात्मक भाषा का प्रयोग भी बहुत महत्वपूर्ण है। जब आप किसी बात को नकारात्मक रूप में कहने के बजाय सकारात्मक रूप में कहते हैं, तो सामने वाले व्यक्ति की प्रतिक्रिया कहीं अधिक अनुकूल होती है। उदाहरण के लिए, यह मत करो कहने के बजाय यह करना बेहतर होगा कहना सामने वाले व्यक्ति में सहयोग की भावना जगाता है, ना कि विरोध की। विशिष्ट भाषा का प्रयोग भी प्रभाव बढ़ाने में सहायक होता है। जब आप अस्पष्ट और सामान्य बातें करने के बजाय स्पष्ट और विशिष्ट उदाहरण देते हैं, तो सामने वाला व्यक्ति आपकी बात को कहीं अधिक गंभीरता से लेता है। स्पष्टता विश्वास पैदा करती है, जबकि अस्पष्टता संदेह पैदा करती है। सामाजिक प्रमाण भी एक शक्तिशाली भाषाई उपकरण है। जब आप बताते हैं कि अन्य लोगों ने भी किसी विचार या निर्णय को अपनाया है, तो यह सामने वाले व्यक्ति के भीतर सुरक्षा की भावना जगाता है, क्योंकि इंसान स्वाभाविक रूप से समूह की मान्यता को महत्व देता है। लेकिन इस तकनीक का प्रयोग हमेशा ईमानदारी के साथ करना चाहिए, न कि झूठे दावों के साथ। अध्याय 8। पारस्परिक संबंधों में शक्ति की गतिशीलता। हर संबंध में शक्ति की एक अदृश्य गतिशीलता होती है, जो यह तय करती है कि बातचीत की दिशा कौन तय करेगा। समझदार व्यक्ति इस गतिशीलता को समझता है और उसका प्रयोग सम्मानजनक तरीके से करता है, न कि दूसरों पर हावी होने के लिए। असली शक्ति दिखावे में नहीं, बल्कि शांत आत्मविश्वास में होती है। फ्रेमिंग एक ऐसी तकनीक है जिसमें आप किसी स्थिति को एक विशेष दृष्टिकोण से प्रस्तुत करते हैं, ताकि सामने वाला व्यक्ति उसे उसी दृष्टिकोण से देखे। जो व्यक्ति बातचीत की फ्रेमिंग को नियंत्रित करता है, वह अक्सर उस बातचीत की दिशा को भी नियंत्रित करता है। इसलिए किसी भी महत्वपूर्ण बातचीत से पहले यह सोचना जरूरी है कि आप उस विषय को किस नजरिए से प्रस्तुत करना चाहते हैं। सीमाएं तय करना भी शक्ति की गतिशीलता का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। जो व्यक्ति अपनी सीमाओं को स्पष्ट रूप से व्यक्त करना जानता है, वह दूसरों की नज़र में अधिक सम्मान पाता है। इसके विपरीत, जो व्यक्ति हर बात में हाँ कहता है, वह धीरे धीरे अपना प्रभाव खो देता है, क्योंकि उसकी सहमति का कोई विशेष मूल्य नहीं रह जाता। दुर्लभता का सिद्धांत भी शक्ति की गतिशीलता में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जो चीज़ सीमित या दुर्लभ होती है, वह स्वाभाविक रूप से अधिक मूल्यवान लगती है। यही सिद्धांत मानवीय संबंधों पर भी लागू होता है। जो व्यक्ति हमेशा उपलब्ध और आसानी से सुलभ होता है, उसका मूल्य कम आंका जाता है, जबकि जो व्यक्ति अपने समय और ध्यान को सोच समझ कर देता है, वह अधिक सम्मान पाता है। अध्याय 9। कठिन परिस्थितियों में प्रभाव। कठिन और तनावपूर्ण परिस्थितियों में प्रभाव डालने की क्षमता सबसे अधिक परखी जाती है। जब सामने वाला व्यक्ति गुस्से में हो, नाराज हो या असहमत हो, तब शांत रहना और समझदारी से प्रतिक्रिया देना सबसे बड़ी चुनौती होती है। इस स्थिति में सबसे पहला कदम है सामने वाले की भावना को स्वीकार करना, बिना उसे सही या गलत ठहराए। जब आप किसी की भावना को स्वीकार करते हैं, तो वह व्यक्ति महसूस करता है कि उसे सुना जा रहा है, और यह भावना ही तनाव को कम करने में सबसे प्रभावी होती है। असहमति को संघर्ष में बदलने से बचने के लिए अपनी बात रखते समय आक्रामक भाषा के बजाय सहयोगात्मक भाषा का प्रयोग करना चाहिए। उदाहरण के लिए, आप गलत हैं कहने के बजाय मैं इस विषय को थोड़ा अलग तरीके से देखता हूं कहना बातचीत को संघर्ष से सहयोग की दिशा में मोड़ देता है। यह छोटा सा बदलाव बड़े परिणाम ला सकता है। आलोचना का सामना करते समय रक्षात्मक होने की बजाय जिज्ञासा दिखाना अधिक प्रभावशाली होता है। जब कोई व्यक्ति आपकी आलोचना करे, तो तुरंत सफाई देने के बजाय पहले यह समझने की कोशिश करें कि उसकी चिंता का असली कारण क्या है। यह दृष्टिकोण न केवल संबंध को मजबूत बनाता है, बल्कि आपको एक परिपक्व और समझदार व्यक्ति के रूप में भी प्रस्तुत करता है। धैर्य कठिन परिस्थितियों में सबसे बड़ा हथियार होता है। जो व्यक्ति जल्दबाजी में प्रतिक्रिया नहीं देता, बल्कि सोच समझकर जवाब देता है, वह हमेशा नियंत्रण में रहता है। यह नियंत्रण ही उसे किसी भी कठिन बातचीत से गरिमा के साथ बाहर निकलने में मदद करता है। अध्याय 10। दीर्घकालिक प्रभाव और नेतृत्व। अल्पकालिक प्रभाव पाना आसान हो सकता है, लेकिन दीर्घकालिक प्रभाव बनाए रखना असली चुनौती है। दीर्घकालिक प्रभाव उन्हीं लोगों को मिलता है जो लगातार अपने शब्दों और कार्यों में ईमानदारी बनाए रखते हैं। यह एक दिन का काम नहीं, बल्कि वर्षों के निरंतर प्रयास और चरित्र निर्माण का परिणाम होता है। सच्चा नेतृत्व दूसरों पर आदेश चलाने से नहीं, बल्कि दूसरों को प्रेरित करने से आता है।
जो नेता अपने अनुयायियों की जरूरतों को समझता है, उनकी भावनाओं का सम्मान करता है और उनके विकास में सच्ची रुचि रखता है, वही नेता वास्तव में दीर्घकालिक प्रभाव स्थापित कर पाता है। ऐसे नेता के प्रति लोगों की निष्ठा भय से नहीं, बल्कि सम्मान और विश्वास से उत्पन्न होती है। निरंतर सीखना भी दीर्घकालिक प्रभाव बनाए रखने का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। जो व्यक्ति खुद को हमेशा सीखने और बढ़ने के लिए खुला रखता है, वह समय के साथ और अधिक प्रभावशाली बनता जाता है। इसके विपरीत, जो व्यक्ति खुद को पूर्ण मान लेता है, वह धीरे धीरे अपनी प्रासंगिकता खो देता है। अंततः सबसे गहरा और स्थायी प्रभाव वह होता है जो दूसरों के जीवन में सच्चा सकारात्मक बदलाव लाता है। जब आपके शब्द और कार्य किसी और के जीवन को बेहतर बनाते हैं, तो वह प्रभाव कभी समाप्त नहीं होता, बल्कि पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ता रहता है। यही परस्पर प्रभाव की असली और सबसे गहरी शक्ति है, जो जबरदस्ती से नहीं, बल्कि सच्चाई, समझ और सेवा भाव से उत्पन्न होती है।